हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम काफ़ी कोर्स कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जो हम लेंगे वो आज हम करेंगे पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन के चैप्टर में हम देखेंगे कि क्यों सरकार जो है वो सेंसस कराती है। सेंसस को हम हिंदी में कहते हैं जनगणना। क्यों ये बहुत ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि इससे जो डाटा निकल के आता है उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि हम एज अ नेशन कहाँ तक डेवलप कर चुके हैं, क्या ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डेफिनेशन बोलती है जो बोर्ड पे लिखी है। पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एग्जैक्टली, जो लोग हैं वो खुद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी, किसी भी नेशन और इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए हमने क्यों बोला? क्योंकि अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होगी वो खुद रिसोर्सफुल होगी, फिर वो खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होगी और नेशन के लिए बेटर काम करेगी। पीपल मेक एंड यूज रिसोर्स एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। तो जैसा कि मैंने अभी बोला उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि लोग खुद एक रिसोर्स होते हैं, ठीक, और वेरिंग क्वालिटी के होते हैं। वेरिंग क्वालिटी क्या है यहाँ पे? वेरिंग क्वालिटी ये हो सकती है कि कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई किसी सेकेंडरी सेक्टर में काम कर सकता है, कोई प्राइमरी सेक्टर में होता है। तो क्वालिटी वेरी करती है। क्वालिटी उसके अलावा वेरी करेगी एज में, कौन किस एज में है। जैसा कि हम चैप्टर में आगे देखेंगे कि हर एज ग्रुप जो होगी वो प्रोडक्टिव नहीं होगी किसी भी नेशन के लिए। जो बूढ़े लोग होंगे वो या तो रिटायर हो चुके होंगे या फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और जो बच्चे होंगे उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड ज़्यादा होंगी और ऑफ कोर्स वो काम करने के लिए नहीं होंगे। ठीक, तो यही हम आगे जाके देखेंगे, तब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि वेरिंग क्वालिटी आखिर है क्या और ये किस किस बेसिस पे हो सकती है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल दिया है कि कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it a resource। यानी कि कोयला सिर्फ एक पत्थर था जब तक कि लोगों ने इजाद नहीं की वो टेक्नोलॉजी जिससे वो उसको इस्तेमाल कर सकें और अपने काम में ला सकें। यानी कि हर वो चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है वो रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स सिर्फ वो चीज़ हो सकती है जो इंसान के रीच में हो और उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस कई बार किया है, इन सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग यानी कि रिसोर्स जो हमारा, जिसको हम रिसोर्स बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसको रिसोर्स बनाने के लिए हम इन्वेस्ट ज़्यादा कर दें और वो हमारे लिए इतना कमर्शियली वायबल ना रहे। यानी कि किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाने के लिए हम इतना ज़्यादा खर्च ना करें उसको रिसोर्स बनाने के लिए कि वो हमारे काम का ना रहे। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ मैटर करती है कि कौन सा रिसोर्स कितना रिसोर्सफुल आखिरकार बन पाता है हमारे लिए। उसके बाद है इन द सेम वे नेचुरल इवेंट्स लाइक अ रिवर फ्लड और सुनामी बिकम्स अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउडेड विलेज और अ टाउन। तो जिस हिसाब से रिसोर्स नेचर में थे और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी थी तो वो हमारे काम आ सके, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर सिर्फ उन चीज़ों को जो कि पॉपुलेशन को इफेक्ट करे। अगर कोई इवेंट हो रहा है ज्योग्राफिकल समुद्र में, वो किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई टाउनशिप, कोई विलेज उसकी जद में नहीं आ रहा, तो फिर वो डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर सिर्फ वो है जो ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है रिसोर्स और डिजास्टर। हो सकता है एग्जाम में आपको डिजास्टर की डेफिनेशन के बारे में पूछे कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन बेस्ट सूटेड करती है डिजास्टर को। तो आपको याद रखना है कि डिजास्टर वो नेचुरल इवेंट होगा जो इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को, तभी वो डिजास्टर कहलाएगा, वरना कोई और नेचुरल इवेंट डिजास्टर नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। एग्जैक्टली द सेम थिंग विच आई टोल्ड अर्लियर। रेफरेंस पॉइंट यानी कि पॉपुलेशन को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, पीपल को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, और जो सारे एलिमेंट्स उसके आसपास हो रहे हैं तभी वो मीनिंगफुल हैं जब वो इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके चले पॉपुलेशन को। यानी कि क्या क्वालिटी है, क्या नेचुरल डिजास्टर है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या रिसोर्स है, हर चीज जो रेफरेंस हम देख रहे हैं वो पॉपुलेशन को लेके देख रहे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, तो वी आर डेवलपिंग इन रेफरेंस विद पॉपुलेशन एज वेल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोग हैं वो खुद अभी डेवलप हो रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी
लाने की कोशिश करते हैं अपने आम लोगों में। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, स्किल वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्यूज करना चाहती है अपने लोगों में, कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्किल फ्रेंडली हो जाएं और स्किल्स लर्न करें। इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो दुनिया ने देखा वो है चाइना। चाइना ने अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल की तरफ डाला, उनको उनमें स्किल्स पैदा की अपनी करिकुलम से, अपनी एजुकेशन से, अपने इंस्टीट्यूशन से, और आज वो मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में सबसे बड़ा हब है। तो इसीलिए हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो सेंसस होता है इंडिया का, वो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब देता है। उन सारे सवालों में क्या होता है कि लोग की एज क्या है, कहाँ पे रहते हैं, किस तरह के काम करते हैं, ये सारे सवाल जो है वो हमें सेंसस से मिलते हैं। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये कि अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ, तो है 1872। लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881। तो पहला कंप्लीट जो सेंसस होता है इंडिया में वो 1881 में होता है। वैसे इससे पहले एक सेंसस हुआ है 1872 में। और अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो हम इसकी शुरुआत देख सकते हैं ऋग्वेद से लेके और अर्थवेद, उसके अलावा एन अकबरी तक में इन बातों का जिक्र है कि हर दौर में राजाओं ने अपनी प्रजा के बारे में, यानी अपनी पॉपुलेशन के बारे में, अपने राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से सेंसस कराने की कोशिश की, या तो इसलिए कि वो बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, इसलिए कि वो अपनी लैंड के ऊपर सही से टैक्सेस लगा सकें, उनको मालूम हो कि कितनी लैंड कौन होल्ड कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए सेंसस कराए जाते रहे हैं पुराने दौर में। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बोले तो पहला कंप्लीट सेंसस जो हुआ है वो है 1881 में। उसके बाद है सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन अगर सीधे आता है कि सेंसस कितने साल में होता है, तो 10 साल में होता है। यानी कि कोई भी सेंसस जो होगा वो 10 साल के बाद होगा। 2011 का सेंसस जो कि लेटेस्ट सेंसस है इस टाइम पे, हम सारा डेटा जो भी पढ़ेंगे, जो भी इंडिकेटर्स निकल के आएंगे वो 2011 सेंसस के होंगे। ठीक, 2001 जो सेंसस था वो 14 था, तो फिर 2011 कौन सा हुआ? 15th सेंसस। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि क्या साइज है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक, तो देखो कहीं भी अगर हम देखें ज्योग्राफिकल एरिया में, तो पॉपुलेशन के बढ़ने घटने के अलावा एक और फैक्टर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना। पहाड़ों पे अमूमन ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन जो होगी वो कम होगी। क्यों? उसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। उसकी वजहें वहां पे एम्प्लॉयमेंट की कमी भी हो सकती है। उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है वो वहां का टेरेन हो सकता है। रॉकी टेरेन होगा, फ्लैट जो लैंड होगी जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जहां पे पानी अवेलेबल होगा, जहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जहां पे इंडस्ट्री होगी, वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है पॉपुलेशन। ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि इसको पुश एंड पुल फैक्टर्स कहा जाता है। कौन से पुश फैक्टर्स होते हैं, कौन से पुल फैक्टर्स होते हैं, लोग आखिरकार इधर से उधर माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे मार्च 2011 में कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? 1.2 बिलियन। और एक अनुमान जो लगाया जा रहा है, एक कयास जो है इन इंडिकेटर्स के हिसाब से 2045 यानी कि 2045 तक जो होगा इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा पॉपुलेशन में, और इंडिया बन जाएगा नंबर 1। 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है अभी वो इंडिया में है। लेकिन इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड में वो है 2.4%। इसको याद रखने की जरूरत है कि कितना एरिया है इंडिया का? 3.28, जो कि परसेंटेज में बैठेगा 2.4। ये चीजें हम प्रिसाइसली जब हमने चैप्टर फर्स्ट किया था अपना इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। तो एंड आई एम श्योर कि ये इस टाइम आपको याद करना की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑलरेडी याद होगा। 2.4% एंड 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद जो याद रखने की बात है यहां पर वो है ये यूपी, उत्तर प्रदेश विद 199 मिलियन, 20 करोड़ के आसपास सबसे ज्यादा पॉपुलेस है इंडिया में। तो अगर क्वेश्चन आता है
कि कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस है इंडिया में, तो वो है यूपी। और एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो हम देख रहे हैं कि 16% ऑफ जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो यूपी में रिसाइड कर रही है। और उसके बाद हम देख रहे हैं वेरिएशन कि कितना फर्क है, कहां 199 मिलियन है और उसके बाद है 0.6 मिलियन सिक्किम में। सिक्किम अगेन एक माउंटेनियस रीजन है। उसके बाद हम देख रहे हैं लक्षद्वीप, जहां पे सिर्फ 64,000 के आसपास पॉपुलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन का इंडिया में। जैसे कि हमने देखा अभी तक चैप्टर में, अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, लिव कर रही है किधर? दे लिव इन 5 स्टेट्स, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव में 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन उसी की जगह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि किसी शहर में जहां पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और हो सकता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया की 2011 के सेंसस में थी 382%। डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 1102 स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगेन आपने देखा अरुणाचल प्रदेश जो कि एक हिली रीजन होगा, वहां पर डेंसिटी कम देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स क्योंकि वहां की टेरेन ऐसे है। भाई फ्लैट लैंड अगर है तो वहां पर लगातार घर हो सकते हैं, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन सकती हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हिली टेरेन पे जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां पे डेंसिटी जो है वो काफी कम देखने को मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो कितने लोग हैं, कहां कहां बिखरे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनका, और क्या उनकी कॉम्पोजिशन है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, क्या उनका एज ग्रुप है, ये जो उनकी कॉम्पोजिशन है ये लगातार बदलती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये होता है इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 प्रोसेसेस मेनली। कौन से सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रोसेस हैं? बर्थ यानी कि जन्म, डेथ यानी कि मृत्यु, और माइग्रेशन यानी कि पलायन, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को। एब्सोल्यूट नंबर्स, सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन दैट इज 2001 फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन 2011। ये एक तरीका हो सकता है, यानी कि हम सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट कर दें कि पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी और अब कितनी हो गई है, तो उससे जो एक डिजिट निकल के आएगी, जो नंबर्स निकल के आएंगे वो कहलाएंगे एब्सोल्यूट नंबर्स। या फिर दूसरा तरीका जो होता है पॉपुलेशन को देखने का वो ये है कि रेट और पेस, किस दर पर या किस गति से बढ़ रही है पॉपुलेशन। इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम, यानी कि हर साल कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। ये इसका दूसरा तरीका है। जैसे अगर इस वाले को हम एग्जाम्पल में लें तो अगर हम बोलेंगे 2% पे बढ़ रही है, यानी कि 100 के ऊपर 2% बढ़ रही है पॉपुलेशन, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है ग्रोथ रेट में वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है उन एफर्ट्स का जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए लिए गए हैं। इसमें आपने कई बार देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे और अखबारों में कि कैसे बर्थ कंट्रोल, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह की जो कैंपेन्स चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसका एक नतीजा है। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ, द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, यानी कि जो नेचुरल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का वो बेसिकली एक डिफरेंस देखा जाता है बर्थ रेट में और डेथ रेट में। तो हमें याद रखना है कि जो नेचुरल इंक्रीज है पॉपुलेशन का वो क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे एब्सोल्यूट नंबर, यानी कि हमने पुरानी पॉपुलेशन और जो नई पॉपुलेशन की फिगर्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट करके देखा एग्जैक्ट डिजिट क्या आ रही है निकल के। दूसरा तरीका है कि हमने उसकी दर या उसकी गति परसेंटेज के बेसिस पे देख ली कि हमारी दर जो है किस रेट पे हम बढ़ रहे हैं आगे पॉपुलेशन में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर एनम इन अ ईयर और नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर,
ये क्या कहलाती है? बर्थ रेट और डेथ रेट। यानी कि ये हुई बर्थ रेट और ये हुई डेथ रेट। यानी कि हर 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई और हर 1000 पर कितने लोग जीवित हुए, कितने लोगों ने जन्म लिया। उसके बाद जो सबसे पहले हमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्रेंस के निगाह से, वो ये है कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज, तो हमें याद रखना है कि रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स, यानी कि तेजी से गिरती हुई मृत्यु दर जो है भारत में वजह बनी है, इंडिया में वजह बनी है पॉपुलेशन ग्रोथ की। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, कैन बी इंटरनल एंड इंटरनेशनल। यानी कि जो लोगों का पलायन है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये एक मुल्क के अंदर भी हो सकता है, यानी कि भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं, जैसे कि अभी आपने देखा लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारी जो माइग्रेंट लेबर थी वो दिल्ली से बिहार और यूपी की तरफ आ रही थी, इसी तरह मुंबई से आ रही थी। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि लोग जो हैं वो बेहतर जिंदगी के लिए, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ होते हैं पुश फैक्टर्स, पुश यानी कि धकेलना और पुल यानी कि खींचना। जो खिंचाव होता है एक शहर की जिंदगी का, वो क्या है? वो अच्छे एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स लेके आती है एक शहर की जिंदगी। इसलिए शहर जो है वो खींचता है रूरल इंडिया से अपने अंदर पॉपुलेशन को। और जो रूरल एरियाज हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छी एजुकेशन का ना होना, अच्छी चिकित्सा ना होना, जिसको बोलते हैं हेल्थ कंडीशंस या हेल्थ फैसिलिटीज़ का ना होना। ये सारे कुछ वो फैक्टर्स हैं जो गांव में लोगों को फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि माइग्रेशन इधर से उधर होता है। और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन हम उस चीज़ को बोल सकते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुना होगा, जिसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब कि जो यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस से लोग पढ़ते हैं, आईआईटीज से, वो कई दफ़ा और अच्छी नौकरियों की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं यूएस। खासतौर से आईटी सेक्टर में हमने ये ज़्यादा देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन जो है वो एक कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता है किसी भी एरिया की। क्योंकि अगर हम इसका लोकल एग्जाम्पल देखें, अलीगढ़ में बेहतर एजुकेशन के लिए पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन के लिए आएंगे तो यूथ आएगा, यानी कि अलीगढ़ का जो एक रेशियो निकलेगा वो एज पे फर्क डालेगा। उसके अलावा सेक्स यानी कि मेल और फीमेल का कॉम्पोजिशन भी चेंज करता है माइग्रेशन। तो अब हमने देख लिया कि रूरल टू अर्बन क्या होता है, क्यों होता है। ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आए कि इनमें से कौन सा पुश फैक्टर है रूरल से अर्बन की तरफ, या इनमें से कौन सा पुल फैक्टर है माइग्रेशन का सिटी में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई शहर अपनी तरफ खींच रहा है तो अच्छी चीजों के लिए खींच रहा होगा, और जो गांव से पब्लिक जा रही है वो किसी बेहतर तलाश में जा रही होगी और प्रॉब्लम्स फेस कर रही होगी अपने घर पे। तो ये आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 17 to 31.80%। ये दिखा रहा है कि किस कदर भारत, जिसको कहा जाता है कि गांव में बसता है, लेकिन वो गांव जो है अब शहर की तरफ मूव कर रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल है इस चीज का कि हम देखते हैं किस तरीके से एग्रीकल्चर, जो हमारा बेस है इकोनॉमी का, जब वो सफर कर रहा है तो लोग और दूसरे कारोबार की तरफ जाना चाहते हैं। लोग फैक्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में काम नहीं करना चाहते। ये भी एक रीजन है उसका मेजर। मिलियन प्लस सिटीज। अब ये मिलियन प्लस सिटीज क्या है? मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि वो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। वो पहले सिर्फ 35 थे, लेकिन अब उनकी संख्या हो चुकी है 53। दैट मीन्स कितने बड़े लेवल पे जो है वो पॉपुलेशन मूव कर रही है शहर की तरफ। हमें याद रखना है कितने हो चुके हैं अब? 53 इन 1 डेकेड। डेकेड मतलब 10 साल, और सेंचुरी होती है 100 की। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट पार्ट है, एज कॉम्पोजिशन। अब एज का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे अलग अलग उसको हमने देखा है। चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, यानी कि ये वो वर्ग है, ये वो फर्स्ट कैटेगरी है जो कि 15 साल से नीचे है, वो उसको हम बोलेंगे चिल्ड्रन। और इनकी कितनी परसेंटेज है? 34.4%। दूसरी चीज इसके साथ ये याद रखनी है हमें कि ये इनकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स ज़्यादा होंगी। ऑफ कोर्स ये कहीं काम नहीं करेंगे,
तो ये डिपेंड करेंगे। डिपेंड किसके ऊपर करेंगे? ये वर्किंग एज, जो कि होगी 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक की, जो इंडिया में इस टाइम सबसे ज्यादा है। ये इसमें भी सबसे ज्यादा है और इनफैक्ट वर्ल्ड में भी इस टाइम जो यूथ की परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, 58.7%। एजेड वो कैटेगरी होगी जो डिपेंड करेगी अगेन वर्किंग एज के ऊपर, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि कोई एजेड हो, रिटायर्ड हो, लेकिन काम करता हो, प्रोडक्टिव हो, लेकिन वो फुल टाइम रिक्रूटमेंट के लिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वर्किंग एज जो है वो ये बर्डन बियर करेगी। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखा कि कैसे यूरोप में बहुत ज्यादा सुनने में आया कि इटली में डेथ्स हुई और यूएस में डेथ्स हुई। उसकी एक और वजह यह भी निकल के आई कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो एजेड ज्यादा है। ठीक, तो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे इन फैक्टर्स का भी रोल होता है सोसाइटी के अंदर। एजेड पॉपुलेशन थोड़ी वनरेबल होती है डिजीजेस के लिए और इन्फेक्शंस के लिए। तो इंडिया जो है वो इस टाइम यूथ सबसे ज्यादा है इंडिया में, वर्किंग एज 58.7% है। सेक्स रेशियो हुआ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। आपने बहुत मशहूर एक अभियान चलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एग्जैक्टली वो इसी चीज से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ फीमेल्स का जो रेशियो हो पर 1000 मेल पे, यानी कि 1000 पे कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर बैठती हैं, ये हमें देखना है। केरला 1084, 1084 महिलाएं जो हैं वो अनुपात में आती हैं मर्दों के, और हरियाणा में इसका रेशियो जो है वो 877 है, यानी कि 877। ठीक, उसके बाद है लिटरेसी रेट। अ पर्सन एजेड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेटेड। ठीक है, तो लिटरेसी रेट क्या होता है? एक इंडिया में जो हमने स्टैंडर्ड तय किया है वो है कि एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति एजेड 7 years जिसकी उम्र हो 7 साल या उससे ज्यादा, जो कि रीड कर सके और राइट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यहां पे जरूरी है, उसको माना जाएगा ट्रीटेड एज लिटरेटेड। उसको कहा जाएगा कि ये लिटरेट है, ये साक्षर है। लिटरेसी रेट इंडिया में कितना है? 73%। उसके अलावा 80% जो है वो मेल्स लिटरेट यानी कि शिक्षित माने जाते हैं, और 64.6% फीमेल्स इसमें मानी जाती हैं लिटरेट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो किस सेक्टर में एंगेज है सबसे ज्यादा? तो प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि हमने देखा सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि 64%, क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब हुआ एग्रीकल्चर पर बेस्ड होने वाली इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर। उसके अलावा सेकेंडरी में कितनी है? 13%, और ये होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। मैन्युफैक्चरिंग, कितना उत्पादन हो रहा है किस चीज का। टर्शरी सेक्टर में 20% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, और इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमने देखा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स क्या होता है, सेक्स रेशियो कितना है केरला में 1084 और हरियाणा में 877। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम किस स्टेट में है। उसके अलावा लिटरेसी रेट क्या होता है, इंडिया में कितना है 80% और 64% फीमेल में है। फिर प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेसिकली कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो सकता है, सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और टर्शरी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हेल्थ डेथ रेट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 25 per 1000 population in 1951 to 7.2 per 1000 in 2011। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो डेथ रेट था, यानी कि जो मृत्यु दर थी, जो लोग पहले ज्यादा डेथ हुआ करती थी, लोगों की ज्यादा मृत्यु होती थी। 1951 में 25 लोग लगभग 1000 पे डेथ हो जाती थी उन लोगों की रेशियो में, और अब हम रेशियो देख रहे हैं कि 7.2% जो है 1000 में उनकी डेथ हो रही है 2011 में। इसका मतलब क्या है? अच्छी चिकित्सा, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो रही हैं, ये इसका एक इंडिकेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ पर, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके जीवित रहने की जो एक्सपेक्टेंसी है, एक वो औसतन एक एवरेज कितनी एज उसकी रहेगी, वो भी अब काफी बढ़ चुकी है। पहले थी 36.7
और अब हो चुकी है 67.9 2012 में, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ चुकी है। जापान में काफी ज्यादा है, ये उसका एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि कैसे एक नेशन अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है। डिफरेंट उसके फीचर्स, उसके इंडिकेटर्स हो सकते हैं। उसने काफी काम किया होगा अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के ऊपर और अपनी हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर और बाकी अपनी हैबिट्स के ऊपर। अब लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं? ये बात ठीक है कि डेथ रेट इंडिया ने कम कर लिया, ये बात ठीक है कि हमने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा ली, लेकिन अभी भी काफी चैलेंजेस हैं हमारे सामने। वो क्या है? माल न्यूट्रिशन, कैलोरी कंजम्पशन, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर अभी भी 1/3 तक है सिर्फ, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अभी भी साफ पीने का पानी मुहैया कराना है। हमें उन्हें ऐसा खाना देना है जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता हो और कम से कम उनका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो इतना लो ना रहे। खासतौर से ये देखा जाता है जो लेडीज़ होती हैं उनमें कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, जिनको हिंदी में हम कहेंगे नवजात शिशु, उनके अंदर काफ़ी कैलोरी कंजम्पशन कम होता है। उसके बाद हम आएंगे एडोलेसेंट पे। एडोलेसेंट 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। ये जो एज कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है रिसोर्स फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये एज ग्रुप है 10 to 19। इसको याद रखना है कि एडोलेसेंट जो है वो 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसको कहा जा सकता है। उसको करने के बाद हम आगे चलते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये क्या है? सबसे पहले इसकी एक झलक हमने देखी फैमिली प्लानिंग जो कि आई 1952 में। आपको याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग कब आई? 1952 में। आपने कई दफा टीवी पे, कई दफा न्यूज़पेपर्स में आपने सुना होगा कि हम दो हमारे दो। ये बेसिकली क्या है? ये फैमिली प्लानिंग का एक स्लोगन था, एक टैगलाइन थी कि मतलब छोटा परिवार हो तो सुखी रहेगा, उनकी अगर इनकम कम भी होगी तो वो अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट भी है उसके ऊपर भी प्रेशर कम होगा पॉपुलेशन का। इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर कंपैरेटिवली देखें, चाइना, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया और वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी आई। ये उसका एक एग्जाम्पल है चाइना के पर्सपेक्टिव में। इंडिया में हम दो हमारे दो करके चलाया, लेकिन कोई लीगल इसके ऊपर कोई लॉ नहीं आया, कोई लीगल एक्टिविटी या कोई लीगल चीज नहीं करी गई। ये सिर्फ एक सुझाव था जो गवर्नमेंट ने लोगों को दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि लेटर स्टेजेस में हमने देखा कि फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन इसका एक हिस्सा बनी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी हमारी, 14 साल तक के बच्चों को जो है वो एजुकेशन मिले, और सरकार जो है इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मिड डे मील भी लेके आई कि जो बच्चे गरीब हैं स्कूल आते हैं उनको खाना जो है वो स्कूल में दिया जाए, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली जो हमारी प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर सकें। उसके बाद हमने देखा कि मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर जो है, मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा नीचे हम लेके आए, 30 per 1000 बर्थ पे आ गई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमने आज देखे हैं इस लेक्चर में, और इसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है पॉपुलेशन। आगे हम देखेंगे बाकी चैप्टर्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें खास तौर से देखनी है, और एंट्रेंस के हिसाब से क्या चीज़ें आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।